साल होने के उपलक्ष्य में कल एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सांसद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के अध्यक्षता में नोएडा में हुई थी। और चूंकि इस बार जो सरकार बनी है उसके समय में जेवर विधानसभा का जिस तरीके से नाम विश्व पटल पर उभरा है, मैंने ये महसूस किया कि जिसकी वजह से, जिस प्राधिकरण की वजह से उभरा है, उसी प्राधिकरण में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और बेहतर तरीके से हम आपको आंकड़े भी उपलब्ध करा पाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में इसका आयोजन किया जा रहा है आज प्रदेश में। सबसे पहले मैं आपसे, ये मेरा घोषणा पत्र था जब जेवर में मैं चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, तो ये कुछ वायदे मैंने जनता से किए थे जो मैं बिंदुवार आपको बताना चाहूँगा। आपके पास कागज़ पहुँचने जा रहा है। जैसे इसमें सबसे पहला जो 1 नंबर का मेरा वायदा था, नंबर 1 पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा ज़रूरी इस क्षेत्र के विकास के लिए है। मैं एयरपोर्ट की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार तक काम करूँगा। ये पहला वायदा था जनता से, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं कि विधानमंडल दल की पहली बैठक में ही इस प्रश्न को उठाया गया और ये कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी से, महोदय, लोक कल्याण संकल्प पत्र की धारा इतने में ये उल्लेख है कि प्रदेश सरकार को 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है। मैंने उन्हें बताया कि हम सृजन किस तरीके से करेंगे, उसके लिए ज़रूरी होगा हम कोई ऐसी योजना लाएं जिसके सहारे हम एक औद्योगिक विकास की भूमिका बना सकें, एक क्षेत्र विकसित कर सकें, तो उससे हम लाखों रोज़गारों का सृजन कर पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर जो प्रोजेक्ट है वो है जेवर का, जेवर में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पिछले 25 साल से जिसके कयास लगाए जा रहे थे। फिर मैंने मुख्यमंत्री को डिटेल में समझाया कि हम इससे लोक कल्याण संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए अपने वायदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। आज किस तरीके की बाधाओं को पार करके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने रास्ते पर आ चुका है। आपने ये भी देखा होगा सन 2018 में जब सहमति किसानों द्वारा देना बंद कर दिया गया था, उस वक्त सत्र का समय था और यह कयास लगाए जाने लगे थे कि संभवतः किसानों के सहमति न देने की स्थिति में ये एयरपोर्ट किसी और प्रांत में जा सकता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने क्षेत्र के उन किसानों का, बल्कि नमन करना चाहूँगा। जहाँ 2 इंच ज़मीन के लिए गोलीबारी हुआ करती थी, आंदोलन हुआ करते थे, वहाँ एक बार समझाने पर ही किसानों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नौजवानों के भविष्य के लिए, मैं तो कहूँगा कि ज़मीनों का ये एक दान है एक तरीके से, क्योंकि बगल में ही ईस्टर्न पेरिफेरियल पे 4 गुना मुआवजा मिला था। क्योंकि प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी नहीं रहती, प्रोजेक्ट महंगा हो जाता, तो सरकार के समक्ष प्रयास भी किए गए और सरकार के संज्ञान में भी था, लेकिन वाइबिलिटी की वजह से वो मुआवजा दोगुना हुआ। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से किसानों के प्रतिनिधिमंडल बार बार मिलवाए गए तो 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें इजाफा किया। आरएनआर में बहुत सारे फायदे जो हम किसानों के हित के करवा सकते थे वो करवाए गए। जैसे आपने देखा होगा कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, उसमें प्रावधान है कि लोगों का जब विस्थापन होगा तो उन्हें लाभ दिया जाएगा आवासीय, प्रधानमंत्री आवासीय योजनाओं में जो बनने वाले मकान है इस तरीके का। लेकिन उसको थोड़ा डाइल्यूजन करने के पश्चात ये तय किया गया कि नहीं, जो किसान विस्थापित हो, जहाँ से विस्थापन होने वाले स्थल पर उसी गांव के नाम से कॉलोनी बसाई जाए, जिससे इनकी पहचान समाप्त ना हो और इन्हें प्लॉट ही दिए जाए। ये ना देखा जाए कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना कब आएगी, सरकार की योजना कब आएगी।
उसके बाद महसूस किया जब हम लोग सहमति लगवाने गए, किसानों के बड़े बड़े आहते होते हैं, पशु भी उनके पास होते हैं। फिर चूंकि एक्ट में ये परिभाषित नहीं था, इसलिए शासन और सरकार के स्तर पर निरंतर पैरवी के द्वारा आबादी की परिभाषा को परिभाषित किया गया। 50, चूंकि हम वायदा कर चुके थे कि आधी ज़मीन किसानों को दी जाएगी जितनी आबादी से जाएगी, हम इतना करवा पाने में कामयाब हो पाए कि उस आबादी की परिभाषा को हम 500 मीटर तक अधिकतम ले आए। यानी किसी की अगर 1000 मीटर ज़मीन गई है आबादी क्षेत्र की, तो उसे 500 मीटर का प्लॉट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2013 के एक्ट के बावजूद भी अतिरिक्त फायदे थे जो किसान को अब दिए जाएंगे। पशुवाड़ा की स्थापना, उनके खेल के मैदान, हर पॉकेट के पास पार्क की व्यवस्था, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, कुल मिलाकर एक ऐसा आधुनिक शहर किसानों के लिए बसाकर दिए जाने के लिए आरएनआर को किसानों की सहमति से, मैं खुद भी उसमें बैठा, उसके अनुरूप बनवाया गया। कुछ दिक्कतें किसानों को हुई बारिश की वजह से, चूंकि एयरपोर्ट हमें जल्दी काम शुरू कराना था। उसके लिए भी निरंतर किसानों के संपर्क में रहकर अधिकारियों से उनकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे कराया जा रहा है। तो ये जो वायदा था हमारा, आइए देख जी, कुर्सी इधर डाल। ये घोषणा पत्र का पहला बिंदु था। दूसरा, हमने वायदा किया था ग्रेटर नोएडा से आगे जेवर तक मेट्रो आएगी तो यह क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा प्रतीत होगा। मेट्रो का विस्तार जेवर तक करवाए जाना मेरी प्राथमिक कार्यों में शुमार होगा। ये जो 2 नंबर हमारा वायदा है लोगों से, इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि आज हम ग्रेटर नोएडा से भी, आपने 1-2 दिन पूर्व के अखबारों में देखा होगा, यमुना प्राधिकरण का वक्तव्य था। ग्रेटर नोएडा के साथ साथ हम शिवाजी स्टेडियम से भी मेट्रो को जेवर तक जोड़े जाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। तो ये वायदा भी हम तकरीबन धरातल पर अभी नहीं ला पाए, लेकिन इस पर काम शुरू हो गया है और वो आप लोगों की नॉलेज में। क्योंकि एक कमी हम ये महसूस कर रहे थे कि जेवर जलमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि जो पोर्ट जलमार्ग से जुड़े हुए हैं वहाँ बहुत तेज़ी से आवागमन होता है और औद्योगिक गतिविधियाँ तेज़ी से विस्तार प्राप्त करती हैं। तो उस जलमार्ग की कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं यमुना प्राधिकरण द्वारा, NHAI द्वारा, जैसे हम मुंबई दिल्ली वाले कॉरिडोर से इसको जोड़ रहे हैं एयरपोर्ट को। हरियाणा से हम कई कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के लिए दे रहे हैं। ईस्टर्न पेरीफेरियल से जुड़ने के पश्चात हरियाणा पंजाब आने जाने में क्या सुविधा होगी औद्योगिक आवागमन के लिए, ये आप भली भांति जानते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा किया गया वायदा था वो भी आज धरातल पर आने वाला है। तीसरा, जेवर में शिक्षण संस्थानों की बड़ी कमी है, खास तौर से लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना दुष्कर है। मैं जेवर में 2 राजकीय डिग्री कॉलेजों की स्थापना करवाना चाहता हूँ। ये मेरा वायदा था चुनाव लड़ने से पहले। मैंने भी महसूस किया कि खेतीहर मजदूर के बच्चे या दूरस्थ में रहने वाली वो बच्चियाँ इसलिए शिक्षा से महरूम रह जाती हैं क्योंकि पुरानी सरकारों में महिलाओं की सुरक्षा का भी प्रश्न था। माँ बापों में ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लड़कियों को कहीं दूर शिक्षा के लिए भेजें। आज तो माहौल परिवर्तित हुआ है। इसके लिए वायदा हमने 2 का किया था, लेकिन हमने 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए, जिसमें से जेवर बांगर में 7 विधिवत भूमि पूजन के माध्यम से उसका शिलान्यास कर चुके हैं। वो लड़कियों का कन्या महाविद्यालय है। वह क्षेत्र जहाँ कभी ये लोगों ने सोचा भी नहीं था, आज़ादी के 74 साल हम पूरे करने जा रहे हैं,
कि उस ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बेहतर संस्थान होगा जहाँ गरीब लोग भी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। वो तकरीबन 80% अपने निर्माण को प्राप्त कर चुका है। दूसरा, कोएड सह शिक्षा, क्योंकि कहीं नौजवान नाराज ना हो जाएं, इसलिए ज़रूरी था उनका भी सामंजस्य बनाना। तो एक सह शिक्षा का विद्यालय बड़ा तेजी से, वो 90% पूर्ण हो चुका है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से था। तो ये 2 विद्यालय हमारे सुचारू बहुत जल्दी जनता को समर्पित हो जाएंगे, बच्चों को समर्पित हो जाएंगे। तीसरे की जो हमारी मंजूरी है, उसका भारत सरकार से हमें 40% पैसा धनकौर क्षेत्र के लिए प्राप्त हो चुका है, जो मायचा और दौला रजपुरा के बीच में बनवाया जाएगा। अभी वो विधिक प्रक्रियाओं में है, तो शीघ्र ही आने वाले समय में वो भी जनता को समर्पित हो, ऐसे प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक मैंने 3 बिंदु आपको बताए, जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रिपोर्ट दे चुका हूं। जो भी हमने जनता से वायदे किए थे, ये वो हैं। तीसरा है, क्षेत्र के किसानों की जमीन का अधिग्रहण विकास योजनाओं के लिए तेजी से हो रहा है, जिससे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करवाई जाएगी, जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार मिले। आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि जो जेवर विधानसभा है, उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र है वो ग्रेटर नोएडा के हिस्से में, लेकिन एक बड़ा इलाका 70% से भी ज्यादा किसी भी औद्योगिक गतिविधि से महरूम था। वहाँ के बच्चे हरियाणा या अन्य प्रांतों को नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए जाते थे। तो यह वायदा था। एयरपोर्ट की स्थापना के मूल में भी यही लक्ष्य था कि जब एयरपोर्ट आएगा, उससे अनेकों इंडस्ट्री वहाँ अपने उद्योग स्थापित करेंगी। उदाहरण के लिए जो 500 फॉर्चून कंपनियां, ऐसी कंपनियां भी दुनिया की वहाँ स्थापित होने जा रही हैं जेवर क्षेत्र में। जैसे एवरी डेनिसन एक 5 फॉर्चून जो कंपनी है दुनिया की 500 में से एक एवरी डेनिसन है, उसका लगभग 70% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये जो हमने वायदा किया था नौजवानों के लिए कि औद्योगिक गतिविधियां वहाँ बढ़ाई जाएंगी, जिससे भविष्य में नौजवानों के भविष्य को भी हम सुरक्षित कर सकें। 4 साल 6 महीने कोई ज्यादा समय नहीं होता है। सरकार बनते ही विधानमंडल दल की पहली बैठक में हमने इस चीज का सूत्रपात किया, और मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जेवर को पसंद किया। और बहुत सारी योजनाएं, हम जो भी योजनाएं आती है, विधायक के तौर पर मेरी नजर रहती है, मैं आर्गूमेंट करता हूं उसके लिए, और प्रयास रहता है। चूंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, और सबसे बड़ा जो अच्छा संदेश गया उसके लिए मैं पुनः किसानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां जमीन के लिए गोलियां चलती थी 2 इंच के लिए, वहां दुनिया का इतना बड़ा अधिग्रहण हो जाए, उसका एक संदेश पूरी दुनिया के लिए गया है। इसलिए इस सरकार की सोच, किसानों का सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के समय में जो एक औद्योगिक परिवेश बना है इन्वेस्टर्स के लिए, उसकी वजह से आज जेवर क्षेत्र दुनिया का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन गया। आपको ज्ञात होगा, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था, कोरोना के 2 कालों में, उस वक्त भी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश विदेशी आया। ये हम अपना चौथा वायदा भी पूरा कर चुके हैं। और इसमें मैं आपको एक जानकारी विशेष देना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण। इसमें जो हम अप्रैल पार्क बनाने जा रहे हैं, वह अप्रैल पार्क पूरा सिनारियो परिवर्तित कर देगा बेरोजगारी का हमारे क्षेत्र में। क्योंकि जमीन जाने के बाद में जो खेतीहर मजदूर होते हैं, उनके घर में महिलाएं होती हैं, जमीन चली जाएगी तो वो काम कहाँ करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए अप्रैल पार्क में जो रोजगार मिलेगा वो 70% महिलाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उनसे संबंधित वस्त्र जो उद्योग है हमारा, और हमारा प्रयास होगा कि जेवर क्षेत्र में बने हुए वस्त्र दुनिया में मशहूर हों। प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, और उसके लिए सभी स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और बहुत उत्सुक हैं
क्योंकि यह सपना इस क्षेत्र में विगत आज़ादी के बाद से देखा जा रहा था कि आखिर कब हमें अपने क्षेत्र में अपने जीवन यापन के माध्यम मिलेंगे। पांचवा जो हमने वायदा किया था, युवकों को इस काबिल बनाया जाए कि वे अपने गांव में काम धंधे शुरू कर सकें। उसके लिए यमुना प्राधिकरण से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए ज़मीन आवंटित कराई जा चुकी है। वो कागज़ मैं अभी आपको दे दूंगा। और बहुत शीघ्र यहाँ एक ऐसी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना होने जा रही है जो इस जनपद के नौजवान भाइयों के लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेगी जिसकी बहुत ज़रूरत इस क्षेत्र को थी। उसके साथ ही जो अप्रैल पार्क बनाने वाले लोग हैं उनसे निरंतर मैं संपर्क में हूँ। हम बहुत जल्दी गांवों में स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चलाने जा रहे हैं। मशीनें और एक्सपर्ट लोग वो हमें दे रहे हैं, जगह हम उपलब्ध कराएंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद में बहुत से ऐसे रोज़गारों का सृजन होता है जिसमें ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम चाहेंगे जैसे ये सर्विसेज के कार्यक्रम होते हैं, रूम सर्विसेज क्या बोलेंगे हम उसे, हाउसकीपिंग से संबंधित जो भी रोज़गार हैं, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो भी रोज़गार हैं, जैसे एयरपोर्ट जब बनेगा टैक्सी का संचालन होगा, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ग्राउंड ड्यूटी पर बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिन्हें हम थोड़ा सा स्किल करके अपने नौजवानों को एयरपोर्ट पर ही नौकरी दिलाने में सक्षम हो पाएंगे। इरादा है एयरपोर्ट की हवाई पट्टी जब 2024 में शुरू हो तो उससे पहले हम अपने क्षेत्र के उन नौजवानों को इतना स्किल्ड कर दें जिससे उन्हें जॉब पाने में एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत ना रहे। जहां तक खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास का विषय, आपने देखा होगा कि शूटर दादी चंद्रो तोमर जी, यद्यपि वो हमारे जनपद की रहने वाली नहीं है, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश से एक महिला ने निकलकर जिस तरीके से एक प्रेरणा दी, जो गाय भैंस का दूध दूहती थी, चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती थी और वो समय निकालकर शूटिंग की भी प्रैक्टिस करें, ये कितनी बड़ी एक प्रेरणा उन महिलाओं के लिए थी ग्रामीण परिवेश की। आज जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उस गांव में लड़कियां शूटिंग के लिए जगह जगह प्रैक्टिस कर रही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ वहाँ के स्थानीय विधायक जी भी थे। मैंने उस संस्थान के लिए उनसे निवेदन किया 5 लाख रुपए उस संस्थान में एसी लगवाने के लिए, क्योंकि मैंने लड़कियों को देखा पसीने से तरबतर थी। मुझे महसूस हुआ कि अगर इसमें एसी और लग जाएगा तो बच्चियों की तन्मयता अपने एम के प्रति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। विधायक जी ने 5 लाख रुपया दिए, केपी मलिक साहब ने, और आज उसमें एसी लगने जा रहे हैं। तो चंद्रो तोमर की याद में नोएडा स्टेडियम की शूटिंग रेंज का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मिशन शक्ति अभियान को और उन महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए रखा जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं। एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार और हमारी पार्टी के लोग शीघ्र नोएडा स्टेडियम में करने जाएंगे, जिससे हम अपने जनपद की उन महिलाओं को चंद्रो तोमर के बारे में बता सकें कि कैसे उन्होंने कमिटमेंट से आगे बढ़कर दुनिया में ग्रामीण परिवेश का और इस देश का नाम रोशन किया। खेल प्रतिभाओं के लिए प्रवीण कुमार का नाम आप जानते ही हैं। वो जेवर के एक सुदूर ग्रामीण इलाके का बच्चा, और मेरे क्षेत्र में बहुत लोगों ने नाम रोशन किया। वरुण भाटी भी मेरे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। बहुत से लड़के प्रो कबड्डी में आगे जा रहे हैं चचूला गांव के। आज भी मेरे एक बच्चे ने, मैंने ट्वीट किया है, उसने देश में नाम रोशन किया है हमारे क्षेत्र का। तो धीरे धीरे एक इस सरकार में मौका मिला है ग्रामीण प्रतिभाओं को और खेल प्रतिभाओं को आगे आने का। पिछले अगर हम ओलंपिक और एशियाड की पदक तालिका उठाकर देखेंगे तो हम थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं। ये जो बदलाव आया है मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है उसके बाद से, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के बाद से, तो ये 5वां जो हमारा बिंदु है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ये हमारा वायदा था। स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है, जगह अलॉट हो चुकी है।
खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए चंद्रो तोमर जी का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। हम एक स्टेडियम भी प्रवीण कुमार के नाम से बनवाने जा रहे हैं जेवर में, जिससे हम नौजवानों को एक प्रेरणा दे पाएंगे कि अगर प्रवीण आगे बढ़ सकता है तो अन्य नौजवान क्यों इस देश का नाम रोशन नहीं कर सकते। छठा हमारा बिंदु है, क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और दूसरे सरकारी विभागों से अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे। सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही तय करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जो आमूलचूल परिवर्तन इस जिले में हुए हैं वो आपके सामने, कमिश्नरेट व्यवस्था, और हमें जो ज़रूरत महसूस होती थी चौराहों पर या उन जगहों पर जहां अपराध घटित होते थे, आज हमें पुलिस नज़र आती है और त्वरित कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा सोशल प्लेटफॉर्म से भी प्रयास किया जाता है कि जनता के प्रति एक जवाबदेही पुलिस अधिकारियों की रहे। इसमें मुझे ज़्यादा कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार कृत संकल्पित है इस प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसीलिए आज एक माहौल बना है इस जनपद। जो माफिया राज की वजह से यहाँ से जाने लगे थे, आज जो यहाँ निवेश हुआ है पिछले 4.5 साल में, वह सिद्ध करता है कि आज माफिया मुक्त है ये क्षेत्र। गुंडे बदमाश या तो अपने घरों में बंद हो गए या जमींदोज हो गए या जेल में। तो एक सुरक्षा की भावना स्वतः ही हम लोगों ने भी महसूस की और आप लोग भी महसूस करते होंगे। 7वां जो हमारा वायदा था जहांगीरपुर में शुगर मिल, इसके लिए हमने पूरी छानबीन की और इसे हम शासन और सरकार के स्तर पर जब निकाल कर लाए। ये 30 साल से मिल शुरू हुई थी। चूँकि हमारे क्षेत्र में कोई गन्ना मिल नहीं है, इसलिए मैंने वायदा किया था कि किसानों के लिए गन्ना मिल, जिसके लिए ज़मीन अलॉट हो चुकी थी, बुलंदशहर का ज़्यादा हिस्सा पड़ता है, ये जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर पर स्थित है, तो वो शुरू हो चुकी थी मिल, लेकिन बंद हो गई। जब मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और संबंधित विभागों से वार्ता हुई, इसकी सारी पत्रावलियां जो जंग में दब गई थी उन्हें निकाला गया। तो यह केस आर्बिट्रेशन में आज की तारीख में जिस फर्म को इसका ठेका मिला था, उस फर्म ने केस डाल दिया, क्योंकि सरकार ने इसे तत्कालीन ने बंद कर दिया था निर्माण से किन्हीं कारणों से। तो आज ये अदालत के विचाराधीन है। जैसे ही निर्णय आएगा हम इस पर पुनः प्रयास शुरू करेंगे। किसानों को उनकी ज़मीन का वाजिब मूल्य, भूमिहीन व खेतीहर मजदूरों की तरक्की के लिए पूरा प्रयास, अधिग्रहण के पश्चात ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर 10% प्लॉट आदि दिलवाया जाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये हम 10% तो नहीं करा पाए, लेकिन 7% प्लॉट का प्रावधान यमुना प्राधिकरण में है। और जो एयरपोर्ट के किसानों को लाभ दिया गया है, यद्यपि जो आबादी का लाभ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, उससे भी आगे जाकर पूरा प्रयास किया गया कि एक्ट की भावना में भी बदलाव ना हो, लेकिन किसानों को ज़्यादा से बता दिया। और इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है जो एयरपोर्ट में आप लोगों को जानना चाहिए, इसमें जो हमारे छोटे सीमांत किसान हैं उन्हें बहुत लाभ हुआ है। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर किसी छोटे किसान के पास 100 मीटर ज़मीन है, 2300 रुपये प्रति मीटर की दर से उसे मुआवजा मिलेगा, क्योंकि रेट तो 1800 होता है, लेकिन सरकार ने उन सभी को 5.5 लाख रुपए का एक मुफ्त लाभ इस एक्ट का प्रावधान है। अब आप ये देखिए कि 200 मीटर ज़मीन की क्या कॉस्ट बैठी, कोई कैलकुलेट करेगा क्या 2300 रुपये मीटर से 200 मीटर ज़मीन की? करिए साहब, 4,60,000 तो 200 मीटर की कॉस्ट मिल गई, और 5.5 लाख रुपए 12 बच्चों को मिले। इसे कैलकुलेट करिए, 12 पंजे 60 और 6 लाख वो हो गए 66 लाख रुपया। 200 मीटर वाले किसान को ये लाभ मिला। ये इस एक्ट की खासियत है। जहां ब्रिटानिया हुकूमत के कानून में सिर्फ किसान को मुआवजा मिलता था और वो खेतीहर मजदूर जो गांव में विद्यमान थे, वो लोहार, वो बढ़ई, जो किसान की पैदावार पर आश्रित अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था। ये आप एक्ट की ताकत देखिए कि इसमें उन सभी लोगों को समाहित किया गया है
जो उस गांव में रहते हैं, इसीलिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है सबसे पहले। भूमि अधिग्रहण का प्रभाव एक गाय पालने वाले पर क्या पड़ेगा, दूध का काम करने वाले पर क्या पड़ेगा, एक दुकानदार उस गांव में छोटे दुकान से अपना जीवन यापन कर रहा है, उस पर क्या प्रावधान वो पड़ेगा सर। इन सारे असर का अध्ययन करके उसको उसी के सापेक्ष मुआवजा देने का प्रावधान नए कानून में है और ये लाभ दिए गए हैं। ये बहुत ऐतिहासिक कानून है और इसमें कोशिश की गई है कि समाज का कोई भी वर्ग इसके फायदे से अछूता ना रहे। अगर हम एक पूरी आबादी को उजाड़ रहे हैं, उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन का ध्यान रखें, तो इस तरीके के भावना के साथ काम किया गया है। 9वां है जेवर को जाम की समस्या से निजात दिलाना। किसानों को उनकी फसल पर आने वाली उत्पादन लागत के सापेक्ष समर्थन मूल्य दिलवाया जाना, कृषि घाटे का सौदा ना रहे, मेरा प्रयास होगा। ये 9वां वायदा हमने जेवर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर किया था। जाम की समस्या से निजात के लिए विधायक बनते ही सबसे पहले, चूंकि जेवर में बहुत जाम रहता था, ईस्टर्न चालू नहीं हुआ था तब तक, ईस्टर्न पेरिफेरियल, तो जो भी ट्रैफिक था हमारा पानीपत की तरफ जाने वाला, वो पलवल से डाइवर्ट होकर जेवर सिकंदराबाद से जाता था। उस वक्त जेवर में बड़ी भीषण जाम की स्थिति रहती थी। उसके लिए एक रास्ता हमने यमुना प्राधिकरण के पैरालल अलीगढ़ के स्यारोल गांव तक बनवाया जेवर से, जिससे वहां जाम की समस्या का निजात मिली। उसके बाद ईस्टर्न हमारा चालू हो गया तो वो काफी ट्रैफिक ईस्टर्न पर डाइवर्ट हो गया। उत्पादन लागत, आपको ज्ञात होगा कि स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के प्रणेता हमारे देश में रहे, सन 2004 में जब किसानों का दबाव सरकारों पर पड़ा, ये वही स्वामीनाथन है जिन्होंने गेहूं की ऐसी वैरायटी निकाली। आपको भी, मुझे तो ध्यान है कि 2 मन बीघे का गेहूं खेतों में हुआ करता था। मैं किसान परिवार से हूं, लेकिन नए बीजों की उत्पत्ति के बाद में वही उत्पादन हमारा 5 से 6 गुना हो गया। स्वामीनाथन जी उसके पीछे हरित क्रांति के प्रणेता, उन्हें वो काम सौंपा गया कि किसानों की आमदनी और उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए किसानों के हित में सरकार क्या निर्णय ले सकती है। 2004 में इस आयोग का गठन हुआ। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 6-7 में, मतलब 5-6-7 में 3 रिपोर्ट इन्होंने प्रेषित की सरकार को, लेकिन उनकी रिपोर्ट उस समय रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले मोदी जी ने उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को उस रद्दी की टोकरी में से निकलवाया, उस पर जो धूल जम गई थी उसे साफ करवाया। आपने देखा होगा कि किसान को उसकी लागत के सापेक्ष मूल्य मिले, इसलिए बहुत बड़ा इजाफा समर्थन मूल्य में किया गया। अब जो कृषि सुधार कानून आए, ये वही कृषि सुधार कानून है जिनके लिए पुरानी सरकारें अपनी मैनिफेस्टो में चर्चा करती रही थी, लेकिन चूंकि विपक्ष को सरकार को घेरना है, इसलिए सरकार की आलोचनाएं प्रारंभ हो गई। आपने देखा कि आज तक किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इसके मूल में वही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और सरकार का वही कमिटमेंट कि किसान को कैसे समृद्ध बनाया जाए। आज हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब, वहां सारी मंडियों पर कब्जा राजनीतिक लोगों का है, वो विधायक हैं या सांसद हैं। जब मंडी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया, उसके मूल में ये था कि किसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि मंडी में बैठे लोग क्यों तय करें उसका रेट। इसलिए इस कानून को लाया गया। उससे बौखलाहट उन लोगों में हुई जो मंडी पर कब्जा किए बैठे थे। दूसरा, कृषि में व्यापक सुधार टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, ये सरकार की मंशा थी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ इजराइल मुल्क का, जहां पूरा रेगिस्तान है और समुद्र का पानी भी अपने खारे स्तर में उच्चतम स्तर पर है, और अगर वो समुद्र से पानी को स्वच्छ करते हैं तो 30 रुपए पर लीटर का खर्चा उनका आता है। आज इजराइल बहुत बड़ा फल का उत्पादक देश है, जो फल सप्लाई करता है यूरोप में, और अच्छी क्वालिटी के।
और उन्होंने इरिगेशन की जो पद्धति निकाली है, ड्रिप इरिगेशन की, वो उतना ही बूंद पानी जाता है जिससे वेस्ट ना हो और अनावश्यक पानी की बर्बादी ना हो। आज हमें ज़रूरत है किसानों को उन्नत करने के लिए टेक्नोलॉजी की। हमारे ग्रामों में लोग टमाटर बोते, शिमला मिर्च बोते, हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है जिससे हम उन्हें सुरक्षित कर पाएं। आज अगर हमें अपना टमाटर तोड़ा हमने सुबह के समय, तो हमें शाम तक या दूसरे दिन तक मंडी तक पहुंचाना पड़ेगा और मंडी में वो रेट मिलेगा जो होगा। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर हंगेल की मंडी में टमाटर का रेट 10 रुपया किलो और वही रेट बेंगलोर की मंडी में 30 रुपया किलो, तो किसान क्यों बेंगलोर में अपना माल नहीं बेच सकता। सरकार की यही मंशा थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक खुला बाजार हो और इतना निवेश लाया जाए किसान की खेती में जिससे किसान का जीवन स्तर उन्नत हो सके। तो ये जो हमारा वायदा था, ये हमारी सरकार ने पूरा किए जाने की दिशा में काम किया। ये मैं सभी की प्रति आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। जो हमारे विकास की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग के किसान संगठन हैं, उन्हें किसी दूसरे उसमें बिठा दो थोड़ी देर के लिए। जो अन्य किसान संगठन है, आपकी वार्ता बाद में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूसरा खाली करा दो। एक किसान भाइयों से अनुरोध है, आपसे मीटिंग इसके बाद होगी है। ये गांव वाइज हमारा डाटा है ग्रामीण विकास के लिए, और हवा में बात करना नहीं चाहते। ये ग्रामों में विकास है, इसका अगर हम टोटल करते हैं पिछले 4 साल 6 महीने में 512 करोड़ 30 लाख 33 हज़ार का विकास हम गांवों में करा चुके हैं। इसमें कुछ फिगर रह गई हैं जो ऐड होनी बाकी है, तो ये टेंटेटिव मैंने आपको बताया है। अगर आप किसी गांव की फिगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं इसमें देख के बता दूंगा। ये हमने गांव की फिगर लिखी है, इसमें कितने मार्ग बने। अगर आप चाहेंगे कि कौन सा रोड बना है, वो भी फिगर हमारे पास मौजूद है। ये दावा है हमारा कि 74 साल आज़ादी को आए हुए हो गए। बहुत से ऐसे गांव थे सन 2017 में जब हम चुनाव लड़े, जहां निकलने के लिए रास्ते नहीं थे। और देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारी सरकार है। बरसात की वजह से अगर कोई सड़क खराब हो गई है या नहीं बन पाई है, वो भी हम लोगों के प्रस्ताव में है। लोग उसके फोटो डालेंगे, लेकिन हम गंभीरता से उसे लेते हैं और प्रयास रहता है कि आने वाले समय में जो सड़क हमसे रह गई है वो भी बनवा दी जाए। ग्रामों का सर्वांगीण विकास हो। पहले फेस में हमने प्रयास किया है कि उस गांव की गलियों को हम दुरुस्त कर दें। तो ये 512 करोड़ 33 लाख के काम अब तक हम PWD, क्षेत्र पंचायत, विधायक निधि, वो आपका जिला पंचायत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इरिगेशन से एक बार जो मंत्री हैं जल शक्ति, उनका फ़ोन आया कि धीरेन जी, आपके क्षेत्र में 8 पुलों का निर्माण हुआ है माट ब्रांच पे। बिना मेरी मर्जी के आप सबसे ज़्यादा पैसा कैसे ले गए जेवर विधानसभा को। मैंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी 8 पुल लिए, जब 36 पुल मुझे लेने होंगे तब मैं आपसे वार्ता करूंगा। तो इरिगेशन के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पुल टूटे हुए थे माट ब्रांच पे, सबसे ज़्यादा पुल जेवर विधानसभा में आए। उसकी फिगर भी हमारे पास मौजूद है, मांगने पर वो उपलब्ध करा दी जाएगी। कुल मिलाकर ये जो 4.5 साल रहे हैं, इसमें जेवर विधानसभा ने जो एक मुकाम बनाया पूरी दुनिया में अपना, आज वो डेस्टिनेशन बन चुका है। यह सिर्फ योगी जी का नेतृत्व है जिसकी वजह से यह क्षेत्र बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास के लिए जाना गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा के बाद में पूरी दुनिया के जितने भी निवेशक हैं वो इसे अपनी पहली पसंद बनाए हुए हैं। ये हमारे 4.5 साल का वो कमिटमेंट के साथ किया गया कार्य है जिसका नेतृत्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सत्ता संभालते ही आरंभ कर दिया था। 24 करोड़ जिस प्रदेश की जनसंख्या हो और पूर्व की सरकारों ने जहां सरकारी मशीनरी को और जहां प्रदेश के संसाधनों को लूटने का काम किया हो, वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस प्रदेश के उन 24 करोड़ लोगों को सुख समृद्धि देने का संकल्प लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रदेश की जो आर्थिक गति है वो पटरी पर आती जा रही है। कोशिश की जा रही है कि यह प्रदेश इंडिया में तो नंबर 1 बने, इसकी अर्थव्यवस्था भी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करे। आज हम महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर हैं अर्थव्यवस्था में। पहले 13वें, 14वें या 17वें नंबर पर आते थे। तो यह उपलब्धि 4 साल 6 महीने की है। और यह आप जानते हैं कि फिल्म सिटी जैसा एक महत्वपूर्ण, उसे मैं उद्योग ही कहूँगा, एक कितना बड़ा माध्यम इस एनसीआर क्षेत्र के उन प्रतिभावान लोगों के लिए बनने जा रहा है जो महाराष्ट्र नहीं जा सकते। महाराष्ट्र की घटनाओं ने हमें आहत किया। महाराष्ट्र में जिस तरीके से क्षेत्रवाद की भावना ने हम लोगों को आहत किया, एक प्रयास हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया कि यहाँ के जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो हमारे आसपास के प्रांतों के हों या एनसीआर के हों, उन्हें अपनी प्रतिभा के लिए एक स्थान यहीं मिलना चाहिए। और नवंबर में हम विधिवत उसके सारे कार्यों को आरंभ करा देंगे। अनेकों ऐसे उद्योग जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, और देखिए सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस रिपेयर हवाई जहाज का। हैदराबाद में यद्यपि हमारे पास छोटा सा हब है मेंटेनेंस रिपेयर का, लेकिन वो नाकाफ़ी है। सिंगापुर में बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां अपने हवाई जहाज रिपेयर कराने भेजती हैं। मान लो हिंदुस्तान का कोई हवाई जहाज जाए, 4 घंटे की फ़्लाइट है, जाना आना काफ़ी खर्चा हो जाता है। अगर वो हमारे देश में ही होगा तो अन्य मुल्कों के हवाई जहाज भी हमारे यहाँ रिपेयर होने आएंगे और उस रिपेयर से हमारा जो पूंजी निवेश है, विदेशी पूंजी निवेश, उसमें वृद्धि होगी। और भी बहुत सी योजनाएं जो समय समय पर मैं आपसे वार्ता करता रहूँगा। कानून के मुद्दे पर मैं संक्षिप्त में आपसे वार्ता कर चुका, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास की धुरी जेवर से घूमेगी और जेवर माध्यम बनेगा इस प्रदेश की जीडीपी के एक बहुत बड़े हिस्से का। और जेवर के किसान और यहाँ के नौजवान जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी ज़मीनों को सहमति देकर दिया इस प्रदेश के विकास के लिए, मैं उनका धन्यवाद करते हुए उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। नमस्कार। विधायक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। ग्रेट रूरल और अर्बन पेरिफेरल हाईवे है, उसके नीचे जो गड्ढे बने हुए हैं वो आज तक नहीं भरे गए हैं। आज जब बरसात नहीं है तो सब में पानी भरा हुआ है। तो इसे दूर करा देंगे, क्या दिक्कत है? विधायक जी, पिछले 2 साल से क्यों नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो आपने आज ही संज्ञानित किया। विधायक जी, हर किसी पुल के नीचे मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आप मेरे जवाब में भी इत्तेफाक रखिए। आप जो मुझे लिख के देंगे मैं उन्हें 3 महीने के अंदर दुरुस्त कराने का प्रयास करूँगा। आज आपने मुझसे कहा है, बहुत से क्षेत्र मेरे अंडर में भी आते हैं, दादरी के में भी आते हैं। देखिए, ये जो लोकतंत्र है, अगर इसमें विपक्ष ना हो तो हम तो यही समझेंगे सब अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो हम लोकतंत्र को अपनी जो है खुशकिस्मती मानते हैं, जिससे हमें उन बिंदुओं पर भी ध्यान आकर्षण हमारा होता है जो कहीं ना कहीं हमारी सूझबूझ से और हमारी कार्य करने की जो गति है उससे रह जाते हैं। आपकी बात सही है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उन्हें दुरुस्त कराने के लिए आप हमें दे दीजिएगा पॉइंट बना के, कहाँ कहाँ काम होना है वो हम कराएंगे। कोई बात नहीं, आप मीडिया के अलावा चौथे स्तंभ भी हैं लोकतंत्र के, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लिख के प्रार्थना पत्र नहीं, सिर्फ एक पर्ची पे लिख के देंगे यहाँ जल भराव है। आपका लगातार प्रयास भी है, चिवा एयरपोर्ट भी बन रहा है और स्थानीय रोजगार है सर, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की बात करें तो लगातार प्रयास भी चलता है आपका, लेकिन अभी जो बाकी है वो स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में पीछे हटती नजर आ रही है।
आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। इसलिए यमुना प्राधिकरण में आज से 2 साल पहले हमने प्रयास शुरू किया कि देखिए, जो गलतियां पूर्व की सरकारों ने की हैं वो आपके यहाँ ना हो। ये सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। 40% का प्रावधान यहाँ किया गया और मार्किंग भी दी गई उन लोगों को जो यहाँ अपने उद्योग लगा रहे हैं। पहले क्या हुआ, इस बात की मैं जिम्मेदारी से बचना भी चाहूँगा और लेना भी नहीं चाहूँगा। आगे क्या होगा, आज एक बीजारोपण जेवर क्षेत्र में हुआ है। एक बीज हमने डाला है जो पौधा बना है, उसे छाया देने में और फल देने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये इसीलिए किए गए हैं सारे काम ताकि ये क्षेत्र खुशहाल हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो। भविष्य में पूरा प्रयास है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। मैंने आपको बता भी दिया, जैसे अप्रैल पार्क लग रहा है, वहाँ ज़्यादातर स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेंगे। और जो एयरपोर्ट है, ये हम RNR में भी लिख चुके हैं कि जब एयरपोर्ट बनेगा भी तो उसमें जो स्थानीय लोग हैं, ज़मीन देने वाले, उनकी मशीनों को उपयोग सर्वप्रथम किया जाएगा और उन बच्चों को रोज़गार देने के लिए वरीयता दी जाएगी। तो हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा हम एक ऐसा माहौल चाहते हैं जिससे इंडस्ट्री भी यहाँ स्टेबल रह सके और हम अपने स्थानीय लोगों को रोज़गार भी दिलवा पाएँ। मैं सिर्फ आपसे ये वायदा कर सकता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय लोग ही यहाँ के उद्योगों का आधार बनेंगे। हमने इस मंतव्य के साथ काम किया है। सर, जेवर एयरपोर्ट का पूरा लिखा तैयार हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर के अलावा आसपास के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो जेवर एयरपोर्ट से उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट उसका पूरी तरह लाभ उठा पाएंगे? देखिए, आप ज़िलों में इसे महदूद मत कीजिए। मैं वैसे ज़िलों की बात करूं तो बरेली से और आपका आगरा का जो क्षेत्र है ये पूरा उससे प्रभावित रहेगा। ये समीप के ज़िले होंगे। और जहां तक हम इसे और आगे ले जाएं प्रांतों तक, तो हरियाणा प्रांत हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गए। क्योंकि गुड़गांव में जो हमारा एयरपोर्ट बना है, आपने देखा होगा कि बहुत प्रांतों के लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। बाहर के लोग आके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग वहाँ ज़मीनें खरीदते हैं, उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसलिए होने जा रहा है कि ये कार्गो एयरपोर्ट भी है। आज अगर हमें अपना सामान लाना हो, हमारी कंपनी अगर बोड़ाकी पे हो, एयरपोर्ट पे कोई हमारा कंटेनर उतरा, उसके लिए टाइम लिमिट है कि हम किस समय ला सकते हैं। क्योंकि हम जेवर एयरपोर्ट को ऐसे रास्तों से लैस कर रहे हैं कि वहाँ बिना किसी नो एंट्री के किसी भी समय हम अगर फैक्ट्री में सप्लाई होनी है किसी कंटेनर की तो वो समय से हो जाए। तो कार्गो एयरपोर्ट के बनने से बहुत सारे प्रांतों को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। हाँ, इसकी तारीख पे घोषणा करवा दीजिए। देखिए, वो PMO साहब के हाथ में, जो कि कल्याण सिंह जी की मृत्यु और तालिबान का जो अटैक अफगानिस्तान पे हुआ, उधर दीजिए भैया पहले पत्रकार बंधुओं को। कोल्ड कॉफ़ी पिलवा रहे हो? भाई साहब, ये जो स्किल का बता रहे हैं, स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी, तो ये किस स्टेट पे है? और दूसरा आपने मांग की थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से अटैच जिला कॉलेज के एफिलिएट यूनिवर्सिटी का दर्जा जो दिया था, तो ये दोनों में क्या किस स्टेट पे है? हम निरंतर स्किल डेवलपमेंट विभाग के संपर्क में। राधा चौहान जी उसकी अपर मुख्य सचिव हैं। मैं अभी वो पत्र यहाँ से निकलवा के क्या स्टेज है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और दूसरा आपने क्या पूछा था? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, उसके एफिलिएशन के लिए 3 बार चर्चा मुख्यमंत्री स्तर पर हो चुकी है। दरअसल ये यूनिवर्सिटी, इसके जो कुलपति हैं वो मुख्यमंत्री हैं। उसमें थोड़ा सा विधिक अड़चन आ रही हैं, तो वो अड़चनें दूर किए जाने के लिए प्रयास जारी हैं और शीघ्र ही इसके परिणाम सामने आएंगे। ये जो विस्थापित किसान हैं जहाँ इन्हें बसाया गया है, इनके सामने बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अभी शमशान और कब्रिस्तान को लेकर भी आया था मामला और काफ़ी परेशान हैं लोग। तो इनकी समस्याओं को अगर समझा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो दूसरे चरण का एक्वायरमेंट होगा उस पर इसका फर्क पड़ेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी कल से एक टीम लगी हुई है जो समस्याओं को चिन्हित कर रही है, मेरे समक्ष आ चुकी हैं। विजिट भी मैंने की थी। आपकी बात सही है, उस वक्त जब
SIA रिपोर्ट आई तो SIA वालों को ये मुगालता था कि एक्ट के हिसाब से इन्हें ज़मीनें दी जाएंगी 50 मीटर, लेकिन किसानों से हम वायदा कर चुके थे, इसलिए अप टू 500 मीटर हो गई वो आबादी की परिभाषा। कैलकुलेशन 50 मीटर का हुआ था। जब कैलकुलेशन बिगड़ा तो ज़मीन कम पड़ गई हमारे पास। अब उसके लिए दूसरी ज़मीन की व्यवस्था की जा रही है। कब्रिस्तान भी मिलेंगे, शमशान भी मिलेंगे, और पूरी तरीके से जो जो वायदे RNR में किए गए वो किसानों को दिए जाने के लिए मैंने अपनी टीम कल से लगाई है, जो एक एक चीज़ उनसे पॉइंट बना के नेम वाइज ला रही है। अभी भी वो रनहेरा में काम कर रही है टीम। जैसे ही मेरे पास सारी समस्याएं आ जाएंगी, मैं उन सारे किसानों के साथ, संबंधित अधिकारी, कमिश्नर हो गए, DM हो गए, उनके साथ ऐसे ही बैठूंगा किसानों के साथ और बिंदुवार उनकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या हुआ है? देखिए, 4.5 साल इस जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए और स्पेशली जेवर विधानसभा के लिए एक स्वर्णिम युग की तरह, वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हो, या यहाँ बनने वाली फिल्म सिटी की हो, या यहाँ बनने वाले उन उद्योगों की हों जो हमारे क्षेत्र के नौजवानों के रोज़गार का माध्यम बनेंगे। कुल मिलाकर कोरोना के 2 कालों में भी जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी को झेल रही थी, उस वक्त भी यहाँ जिस तरीके से विदेशी निवेश आया, तो यह सिद्ध हो चुका है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जो औद्योगिक माहौल इस जनपद ने प्राप्त किया है, वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। जो माफिया गर्दी थी यहाँ, उसका समापन हुआ, उद्योगों लगाने की पहली पसंद बना। कुल मिलाकर इन सब के लिए जो धन्यवाद के पात्र लोग हैं वो हैं इस क्षेत्र के किसान, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नौजवानों के भविष्य के लिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीनों की सहमति दी। उसके बाद ही यहाँ उद्योग धंधे लगने स्थापित हुए। जहाँ तक हम ग्रामीण विकास की बात करें, तो पिछले 4 साल 6 महीने में तकरीबन 512 करोड़ रुपए के विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में कराए जा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है आज़ादी के बाद से। अगर हम 74 साल को भी कंपेयर करें तो इतने विकास उन 74 साल में भी नहीं हुए जितने इन 4.5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय इस क्षेत्र का, इस जनपद का ऐसा समय है जहाँ ये उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी बनने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का रास्ता जनपद गौतम बुद्ध नगर और जेवर विधानसभा से होकर जाएगा। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जेवर एयरपोर्ट को बनने से कितने क्षेत्रों को फायदा होगा?